दोस्तों, क्या खेती अब सिर्फ खेत तक सीमित है? यह एक ग्लोबल ट्रेड, रणनीतिक निर्यात और टेक्नोलॉजी की नई जंग बन चुकी है। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आज हमारे टॉप 10 में शामिल है धान किसानों को हर्बिसाइड से बचाने वाली नई तकनीक, मेकॉन्ग डेल्टा का टिकाऊ राइस श्रिम्प मॉडल, फिलीपींस में कम श्रम ज़्यादा उत्पादकता का प्रयोग और भारत की 25 साल की एक्सपोर्ट विजन। एमएसएमई के लिए 25,060 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जीआई उत्पादों की वैश्विक पहचान और मध्य एशिया में उर्वरक निर्यात रोक, यूक्रेन का युद्धकालीन रक्षा निर्यात और भारत अमेरिका कृषि व्यापार संतुलन, और उससे भी बड़ी बात, एआई आधारित कृषि जोखिम प्रबंधन की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या दुनिया की कृषि एक नए आर्थिक युग में प्रवेश कर चुकी है? चलिए विश्लेषण करते हैं, समझते हैं जो 10 खबरें हैं आज की, उनको विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धान किसानों के लिए आई एक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार की, जो सीधे तौर पर फसल की सेहत और उत्पादन क्षमता से जुड़ा है। धान किसानों के लिए एक नई सीड ट्रीटमेंट तकनीक विलुडू उपलब्ध कराई गई है, जिसे खास तौर पर हर्बिसाइड से होने वाली क्षति को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य हर्बिसाइड जैसे क्लोमाजोन, पेंडिमेथिलिन और क्विनक्लोरैक पौधों में ब्लीचिंग यानी पत्तियों के सफ़ेद या पीले पड़ने की समस्या पैदा कर देते हैं। इससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और शुरुआती अवस्था में फसल कमज़ोर पड़ सकती है। नई सीड ट्रीटमेंट विलुडू इस समस्या का समाधान प्रदान करती है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह उपचार पौधों को हर्बिसाइड से होने वाली चोट से बचाने में मदद करता है। परीक्षणों में पाया गया है कि विलुडू के उपयोग से दिखाई देने वाली ब्लीचिंग की समस्या कई मामलों में लगभग आधी तक कम हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस उपचार से पौधों की जड़ प्रणाली और उपचार के हिस्से यानी शूट ग्रोथ दोनों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। इससे पौधों की कुल बायोमास बढ़ी, जड़ें अधिक मजबूत हुई और पौधे शुरुआती तनाव को बेहतर ढंग से सहन करने में सक्षम बने। यह तकनीक किसानों को एक संतुलित समाधान देती है, जहां वे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण भी जारी रख सकते हैं और साथ ही फसल की सेहत से समझौता नहीं करना पड़ता। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की विविध परिस्थितियों और बढ़ती लागत के दौर में ऐसी तकनीकें फसल की सहनशीलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्पष्ट है कि विलुडू जैसे नवाचार धान उत्पादन प्रणाली को अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और उत्पादक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अब देखना होगा कि किसान इस नई सीड ट्रीटमेंट को कितनी तेजी से अपनाते हैं और इसका व्यापक स्तर पर उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के एक ऐसे मॉडल की जो उत्पादन, आय और टिकाऊ कृषि दोनों को एक साथ आगे बढ़ा रहा है। मेकॉन्ग डेल्टा के किसान 2025-26 सीजन में राइस श्रिम्प यानी धान झींगा एकीकृत खेती मॉडल अपनाकर शानदार परिणाम हासिल कर रहे हैं। विशेष रूप से कमाऊं प्रोविंस में अनुकूल मौसम और समन्वित कृषि पद्धति के कारण किसानों ने रिकॉर्ड स्तर की धान उपज प्राप्त की है। इस मॉडल की खासियत यह है कि किसान एक ही कृषि प्रणाली में धान के साथ साथ नदी झींगा और अन्य जलीय प्रजातियों का पालन करते हैं। इससे न केवल धान उत्पादन बढ़ता है बल्कि आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस सीजन में किसानों को अच्छी पैदावार के साथ मजबूत बाजार मूल्य भी मिला, जिससे लागत निकालने के बाद बेहतर शुद्ध लाभ सुनिश्चित हुआ। राइस श्रिम्प प्रणाली लंबे समय से इस क्षेत्र में प्रचलित है, लेकिन अब इसे जलवायु अनुकूल और टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में और अधिक महत्व दिया जा रहा है। यह पद्धति मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती है, रासायनिक उपयोग को कम करती है और उत्पादन जोखिम को घटाती है। इसके अलावा इस मॉडल के तहत उत्पादित धान को अक्सर क्लीन या कम रसायन युक्त माना जाता है, जिससे निर्यात गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट तैयार करने का अवसर मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। स्थानीय प्रशासन भी इस मॉडल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों जैसे लवणता, अनियमित वर्षा और बाढ़ के अनुकूल खुद को ढाल सके। स्पष्ट है कि मेकॉन्ग डेल्टा का यह राइस श्रिम्प मॉडल केवल एक कृषि तकनीक नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने और बहुआय स्रोत विकसित करने का एक सफल उदाहरण बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि
क्या अन्य तटीय और जल प्रभावित क्षेत्र भी इस एकीकृत मॉडल को अपनाकर अपनी उत्पादकता और आय में इसी तरह वृद्धि कर पाते हैं? अब बात करते हैं कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की, जहां फिलीपींस किसानों की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में तकनीकी समाधान को आगे बढ़ा रहा है। फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेटल्स इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी दोस्त MIRDC ने एक विशेष राइस ट्रांसप्लांटर और अटैचमेंट को बढ़ावा देना शुरू किया है। यह उपकरण सामान्य हैंड ट्रैक्टर पर लगाया जा सकता है और इसका उद्देश्य है धान रोपाई की प्रक्रिया को अधिक तेज, सटीक और किफ़ायती बनाना। परंपरागत रूप से धान की रोपाई में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे लागत बढ़ती है और समय भी अधिक लगता है। लेकिन इस नए अटैचमेंट की मदद से किसान कम श्रम बल के साथ तेजी से रोपाई कर सकते हैं। इससे श्रम लागत में कमी आती है और रोपाई का समय भी घटता है। फील्ड परीक्षणों में पाया गया है कि यह अटैचमेंट एक दिन में लगभग 1.6 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर कर सकता है। साथ ही समान दूरी और एक रूप रोपाई के कारण पौधों की वृद्धि बेहतर होती है, जिससे संभावित रूप से उत्पादन में भी सुधार होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह उपकरण आयातित मशीनरी की तुलना में अधिक किफ़ायती है। इससे छोटे और मध्यम किसानों के लिए आधुनिक तकनीक तक पहुंचना आसान हो जाता है। यह पहल फिलीपींस के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत कृषि को आधुनिक, कम श्रम निर्भर और अधिक उत्पादक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बढ़ती श्रम लागत और ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों की कमी को देखते हुए ऐसे नवाचार भविष्य की खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि तकनीक आधारित समाधान न केवल लागत घटा सकते हैं बल्कि किसानों की आय और कॉम्पिटिटिवनेस को भी मजबूत करते हैं। अब देखना होगा कि यह राइस ट्रांसप्लांटर अटैचमेंट कितनी तेजी से किसानों के बीच लोकप्रिय होता है और देश की कुल धान उत्पादकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान की। पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले 25 वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने के लिए भारत के लिए निर्यात बेहद अहम होगा। इंडिया के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने न्यू दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही है। इस अवसर पर उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 7 नई पहलों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSMEs के निर्यात को मजबूत करना है। मंत्री ने कहा कि यदि भारत को अपनी तेज आर्थिक विकास दर बनाए रखनी है तो उसे वैश्विक बाजारों में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ानी होगी, खासकर MSME सेक्टर जो देश के लाखों लोगों को रोजगार देता है, निर्यात वृद्धि में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। नई पहलों का मकसद छोटे और मध्यम उद्योगों को बेहतर बाजार पहुंच, आसान प्रक्रियाएं और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देना है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर सकें। पीयूष गोयल ने यह भी जोर दिया कि समावेशी विकास भारत की दीर्घकालिक रणनीति का मूल आधार है। जमीनी स्तर के उद्यमियों को सशक्त बनाना न केवल आर्थिक वृद्धि को गति देगा बल्कि सामाजिक न्याय और संतुलित विकास के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल भारत के लिए निर्णायक होंगे और यदि निर्यात, इनोवेशन और उद्यमिता को साथ लेकर चला जाए तो भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में और भी मजबूत स्थान हासिल कर सकता है। स्पष्ट है कि सरकार निर्यात को केवल व्यापारिक गतिविधि नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति के रूप में देख रही है। अब देखना होगा कि ये नई पहलें जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं और भारत के निर्यात प्रदर्शन को किस हद तक नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। अब बात करते हैं भारत के एक पारंपरिक कृषि उत्पाद की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान बनाई है। भारत का पहला GI टैग प्राप्त साबूदाना अब कनाडा निर्यात किया गया है। यह उपलब्धि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपीडा की पहल से संभव हुई है। तमिलनाडु के सालेम से 0.5 मीट्रिक टन साबूदाना सीधे कनाडा भेजा गया। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप है जो मार्च 2023 में GI टैग मिलने के बाद निर्यात की गई है। सेलेम का टेपियोको सागो और स्टार्च उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ हजारों किसान, जिनमें आदिवासी किसान भी शामिल हैं, इस उत्पादन से जुड़े हुए हैं। GI टैग मिलने से इस उत्पाद की गुणवत्ता मानक मजबूत हुए हैं और किसानों को बेहतर मूल्य
प्राप्त होने की संभावना बढ़ी है। इस जीआई पंजीकरण से सागो सर्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने उत्पाद की विशिष्टता और गुणवत्ता को प्रमाणित किया। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि सेलेम सागो नाम केवल उसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित असली उत्पाद के लिए उपयोग हो सके। यह निर्यात उपलब्धि भारत के उन प्रयासों के अनुरूप है जिनका उद्देश्य जीआई प्रमाणित कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है और किसानों की आय में वृद्धि करना है। स्पष्ट है कि पारंपरिक और क्षेत्रीय पहचान वाले उत्पाद यदि सही रणनीति और ब्रांडिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचे तो वे किसानों के लिए आय का मजबूत स्रोत बन सकते हैं। अब देखना होगा कि सेलेम सागो के बाद और कौन से जीआई उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होते हैं। अब बात करते हैं भारत सरकार की एक बड़ी निर्यात पहल की, जिसका उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाना है। इंडिया सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी ईपीएम के तहत 7 नई हस्तक्षेपों की घोषणा की है। यह ऐलान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इन नई पहलुओं का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमईज के निर्यात को बढ़ावा देना और निर्यात तंत्र को अधिक सक्षम बनाना है। सरकार ने स्वीकार किया है कि एमएसएमई निर्यातकों को कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पूंजी की उच्च लागत, विविध व्यापार वित्त तक सीमित पहुंच, वैश्विक बाजारों में जटिल अनुपालन नियम और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कठिनाइयां। नई पहलों में शामिल है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सपोर्ट, जिससे निर्यातकों को जल्दी भुगतान सुनिश्चित हो सके, ई कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट सहायता, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनुपालन में सहयोग, विदेशी लॉजिस्टिक्स सहायता को मजबूत करना। ये सभी कदम 25,060 करोड़ की व्यापक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन योजना का हिस्सा हैं। इस मिशन का उद्देश्य है भारत के उत्पादों के लिए नए बाजार खोलना, व्यापार बाधाओं को कम करना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। सरकार का मानना है कि यदि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत वित्तीय और संरचनात्मक समर्थन मिले तो वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। स्पष्ट है कि यह पहल केवल निर्यात बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को दीर्घकालिक रूप से एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी निर्यातक राष्ट्र बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अब देखना होगा कि ये नई हस्तक्षेप जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होते हैं और एमएसएमई निर्यात में कितना वास्तविक सुधार ला पाते हैं। अब बात करते हैं मध्य एशिया से, जहां कृषि सीजन से पहले एक बड़ा निर्णय लिया गया है। किर्गिस्तान की सरकार ने खनिज उर्वरकों के निर्यात पर 6 महीने का अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन देशों पर लागू होगा जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी ईएईयू के कस्टम क्षेत्र से बाहर हैं। इस आदेश पर मंत्रिमंडल के अध्यक्ष आदिल बेग ने हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का कहना है कि आगामी कृषि मौसम को देखते हुए घरेलू बाजार में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकार को आशंका है कि यदि निर्यात जारी रहा तो स्थानीय किसानों को बुआई के समय उर्वरकों की कमी और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह कदम घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि कुछ मामलों में छूट भी दी गई है। कस्टम ट्रांजिट प्रक्रिया के तहत होने वाले निर्यात, मानवीय सहायता के रूप में भेजी जाने वाली खेप तथा तीसरे देशों से आयातित ऐसे उर्वरक जो गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते, इन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें और कुछ विशेष प्रकार के उर्वरकों के अवैध निर्यात को रोकें। स्पष्ट है कि यह निर्णय कृषि सीजन से पहले घरेलू फूड सिक्योरिटी और प्रोडक्शन स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देने की रणनीति का हिस्सा है। अब देखना होगा कि इस 6 महीने के प्रतिबंध का स्थानीय बाजार, उर्वरक कीमतों और क्षेत्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं पूर्वी यूरोप से, जहां रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। यूक्रेन वर्ष 2026 में अरबों डॉलर के सैन्य सामान और सेवाओं का निर्यात कर सकता है। यह संभावना तब बनी है जब सरकार ने युद्ध काल के दौरान पहली बार विदेशी बिक्री को अधिकृत किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार राज्य आयोग ने रक्षा निर्माताओं द्वारा दायर 40 निर्यात लाइसेंस आवेदन में से अधिकांश को मंजूरी दे दी है। इन आवेदनों में सैन्य उपकरण, पार्ट्स, कंपोनेंट्स और तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। यह कदम दर्शाता है कि कीव अब वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि
देश अभी भी संघर्ष की स्थिति में है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश की अपनी सैन्य जरूरतें सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेंगी। घरेलू रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही निर्यात को आगे बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार कई यूरोपीय, मध्य पूर्वी और एशियाई देशों ने यूक्रेन की रक्षा तकनीक और उत्पादों में रुचि दिखाई है। युद्ध के दौरान विकसित और परखी गई तकनीकों की वैश्विक मांग बढ़ती दिख रही है। इसके साथ ही सरकार सैन्य उत्पादों पर निर्यात कर लगाने पर भी विचार कर रही है, ताकि उससे प्राप्त राजस्व को घरेलू रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में लगाया जा सके। स्पष्ट है, यूक्रेन अपने रक्षा उद्योगों को केवल सुरक्षा के साधन के रूप में नहीं, बल्कि संभावित आर्थिक संसाधन के रूप में भी देख रहा है। अब देखना होगा कि 2026 में यह निर्यात योजना कितनी सफल होती है और वैश्विक रक्षा बाजार में यूक्रेन की क्या नई भूमिका उभर कर सामने आती है। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते की, जहां कृषि क्षेत्र को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। जैसे जैसे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की करीब पहुंच रहे हैं, विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि भारतीय कृषि के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यह समझौता टैरिफ में कमी और बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, लेकिन भारत के चावल, गेहूं जैसे मुख्य खाद्यान्न, डेयरी उत्पाद, मक्का और सोयाबीन जैसे सेक्टर आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की जल्दबाजी घरेलू किसानों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को प्रभावित कर सकती है। खासतौर पर अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे DDGS यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स के आयात को लेकर बहस जारी है। आशंका जताई जा रही है कि इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों के प्रवेश का रास्ता खुल सकता है, जिसका असर स्थानीय किसानों और बाजार संतुलन पर पड़ सकता है। नीति निर्माताओं के सामने दोहरी चुनौती है, एक ओर निर्यात के लिए अवसरों का लाभ उठाना और दूसरी ओर किसानों की आजीविका तथा घरेलू कृषि स्थिरता की रक्षा करना। भारत की कृषि व्यवस्था करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ी है, इसलिए किसी भी व्यापार समझौते में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक माना जा रहा है। स्पष्ट है कि यह व्यापार वार्ता केवल आर्थिक सौदेबाजी नहीं, बल्कि कृषि सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और ग्रामीण आजीविका से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। अब देखना होगा कि अंतिम समझौते में भारत अपने कृषि हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक व्यापार में किस तरह संतुलन स्थापित करता है। अब बात करते हैं एग्रीटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी पहल की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रही है। भारत की अग्रणी एग्रीटेक कंपनी लीड्स कनेक्ट ने अपने नोएडा मुख्यालय में AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर फॉर रिस्क इंटेलिजेंस यानी ICCRI का उद्घाटन किया है। इसी के साथ कंपनी ने वैश्विक स्तर पर अपना उन्नत AI प्लेटफॉर्म केदार पार्वती भी लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में ब्राजील का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा, जो भारत और ब्राजील के बीच कृषि प्रौद्योगिकी सहयोग को नई दिशा देता है। यह नया AI कमांड सेंटर उपग्रह डेटा, मशीन लर्निंग और रियल टाइम एनालिटिक्स का उपयोग कर कृषि, जलवायु और वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण करेगा। इसका उद्देश्य किसानों, एग्री बिजनेस कंपनियों और नीति निर्माताओं को डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है। केदार पार्वती प्लेटफॉर्म विशेष रूप से फसल जोखिम आकलन, मौसम आधारित विश्लेषण, आपदा पूर्व चेतावनी और कृषि वित्तीय योजना में मदद करेगा। इससे किसानों को जलवायु परिवर्तन जैसे अनिश्चितताओं से निपटने में सहायता मिल सकती है। कंपनी अब ब्राजीलियाई बाजार में विस्तार की योजना बना रही है। ब्राजील दुनिया के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में से एक है, इसलिए वहां AI आधारित जोखिम प्रबंधन समाधानों की संभावनाएं काफ़ी व्यापक मानी जा रही हैं। यह पहल दर्शाती है कि भारत की एग्रीटेक कंपनियां केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी तकनीकी क्षमता स्थापित कर रही हैं। स्पष्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट आधारित डेटा एनालिटिक्स भविष्य की स्मार्ट कृषि का आधार बनते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि लीड्स कनेक्ट की यह तकनीक भारत और ब्राज़ील के किसानों के लिए कितनी प्रभावी साबित होती है और वैश्विक एग्रीटेक परिदृश्य में भारत की भूमिका को कितना मजबूत करती है। आज की खबरों से एक बात स्पष्ट है कि कृषि अब सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि रणनीति, सुरक्षा, निर्यात और तकनीकी प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुकी है। सरकारें नीति बना रही हैं, कंपनियां AI ला रही हैं, देश व्यापार समझौते कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल, क्या इन सब की केंद्र में किसान और उसकी आय सुरक्षित है? यही रहेगा हमारा फोकस।
तथ्य विश्लेषण और जमीनी असर हम आपको दिखाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक अवश्य करें। यदि आपके मन में कोई विचार आते हैं तो कमेंट भी लिखें, और किस तरह के और वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं आप अपनी मांग, अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट में लिखकर हमें बताएं, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी मांग को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।